हाँ जी, यहाँ से अब हमारा जी टॉपिक था पीरियोडिक ब्रीथिंग वाला। ठीक है, इसको भी आपने थोड़ा निस्बतन मतलब समझ होनी चाहिए इसकी भी। स्लीप एपनिया वगैरह सबको समझ आ गया था ना? ठीक है। अब है जी आप लोगों का पीरियोडिक ब्रीथिंग। इसको जरा समझना अब आप लोगों ने। ठीक है। स्लीप एपनिया की सारी बातें क्लियर हो गई थी। बाकी इस चैप्टर के अंदर कोई ऐसा पॉइंट हो जो समझ ना आया हो किसी बच्चे को, बताएं बताएं बताएं। रिस्पिरेटरी। और बहुत अच्छा, जिन बच्चों ने भी कल आंसर किए हैं ना, थोड़े से बच्चों ने आंसर किए हैं। पीछे तो आप लोग वो बहुत वो करते थे कि एक मैं देख लूं कि मैंने अनम्यूट तो कर दिया था ना। अब पीछे तो आप लोग जो थे ना वो सारे एमसीक्यूज करें और ये करें और वो करें। और टोटल 4 से 5 बच्चों ने ना आंसर किया मुझे। टोटल 4 से 5 शायद मैक्सिमम बच्चों ने किया होगा। लेकिन ये है कि जिन्होंने आंसर किया उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर किया था। ठीक है। तो उनको तो मैं इंशाल्लाह बाद में, अभी आप लोगों के पास टाइम है आज का, ठीक है, अभी घंटे 2 का, उसके बाद फिर मैं विनर्स अनाउंस कर दूंगा। देखो यार, विनर्स पता क्या बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सच अब अपना बताने लगा हूँ। मैं जब एम कैट में था ना ठीक है, अपनी जहां से भी मैंने एम कैट किया था, उधर पता क्या हुआ। उससे पहले तक मैंने 1 साल पहले मैंने किप्स में लगाया। ठीक है, 2000, ठीक है ना, जिस भी साल में, खैर। तो किप्स में लगाया मैंने साल, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। फिर अगले साल मैंने वो जो था ना, क्या नाम है, अर्ली प्रेप सेशन मैंने स्टार इंस्टीट्यूट से लिया। ठीक है। फिर जनाब एक एक सी लेवल की मैंने अपने शहर की एकेडमी में जनाब एडमिशन लिया, अलहम्द एकेडमी में। वहां पर कोई इतने प्रोफेसर वगैरह खास नहीं आते, बस ठीक है, एकेडमी है ना, इतना बच्चा आता है। लेकिन उन्होंने एक काम किया था, एक काम, वो उन्होंने पता क्या किया। वो उन्होंने ये किया कि जो भी रोजाना आता था ना, जो भी रोजाना हमारा टेस्ट होता था, बाकी कोई एकेडमी ऐसा काम नहीं करती थी। जो भी रोजाना टेस्ट होता था ना, वो क्या करते थे, उसमें से ना 3 पोजीशन अनाउंस करते थे, 3। कहते थे बस इन 3, फिर वो ये भी करते थे कि उन 3 पोजीशन वालों को उन्होंने कोई छोटा मोटा इनाम भी रखा होता था। ठीक है। तो रोजाना लिस्ट लगती थी कि 3 बच्चे जो है ना वो कौन है। ठीक है। पहला 1 हफ्ता मुझे इस बात का नहीं पता था कि कोई इस तरह से उन्होंने लिस्ट लगानी है और ये काम होना है। तो मैं बड़ा चिल सुकून से अपना, वो मैंने 30-35 किलोमीटर का सफर करके उधर एकेडमी तक जाना होता था। तो जो पहला घंटा होता है टेस्ट का, उस दौरान मैंने क्या करना, मैंने आराम सुकून से जाना। ठीक है, टेस्ट आधे से ज्यादा गुजर गया होना, मैंने फिर अगले 20-25 मिनट में 60 एमसीक्यूज होते थे, मैंने कर लेने। बस ठीक है, जितने नंबर आ गए मैं कहता था मैं तैयार करके आया हूँ ना चैप्टर, बस ठीक है। मतलब मैंने उसको उस तरह से लेने ही ना। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, हफ्ते बाद जब उन्होंने लिस्ट लगाई ना, मैं देखो, ओहो, किसी के अंदर भी मेरा नाम नहीं आया। यानी कि कुछ हफ्ते में जितने भी टेस्ट हुए थे, 7 लिस्टें लगी, 7 के 7 में मेरा एक में भी नाम नहीं आया, तीनों पोजीशन में नाम नहीं आया। ठीक है। लेकिन उस दिन मुझे एक, जैसे एक होता है ना शॉक ट्रीटमेंट, मुझे पता लगा कि यार बड़ी बेइज्जती है यार, बहुत बेइज्जती है कि एक में भी नाम नहीं, मतलब 21 पोजीशन टोटल बनती है ना, तो किसी में भी नाम नहीं आया। और जनाब क्लास के अंदर मैं मतलब थोड़ा शोर शोर डाला होता था। और उसके बाद फिर जब तक टेस्ट चले, हर रोज मेरा नाम फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अच्छा, सिर्फ यानी कि उस एक मामले ने, ठीक है, जिसको मैंने सीरियस लिया, उसने मेरा एंट्री टेस्ट क्लियर करा दिया। ठीक है। तो बात ये है कि जब आप किसी एक चीज को सीरियस ले लो ना, किसी एक चीज को, मसलन अगर मेरा लेक्चर लेना है तो बस फिर इसको सीरियस होकर ले लो। मैं आज भी आप लोगों को मैंने ग्रुप में मैसेज करके यही बोला है कि आप जो है ना, आप लोग अगर ये अब जितने भी लेक्चर रह गए हैं, इवन कुछ बच्चे हैं जो दोनों लेक्चर्स ले रहे हैं, देखे ना आप लोग जो हैं, आप लोग 15-20 अगस्त के बाद आप लोग के दोनों सब्जेक्ट पे आप तैयार होंगे। तो क्या तैयारी नहीं हो रही? क्या ख्याल है? मतलब एक लेक्चर सुन रहे हैं, उसी बंदे से सारा पूछें, जो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा वो मेरे से पूछें। ठीक है, अपनी तैयारी करें। ठीक है ना। अब फिजियो सेशन तो अब वैसे ही हमारा वैसे ही एंड के नजदीक आ गया है। लेकिन मैं स्टिल एक काम चाहता हूँ, वो पता है मैं क्या चाहता हूँ। रेस्पो आप लोगों ने मेरे से इज्जत से सुनी ही नहीं। जितनी मैंने आप लोगों को अच्छी रेस्पो पढ़ाई है ना, आप लोगों ने उतनी अच्छी सुनी नहीं। ठीक है। और आप लोगों ने सारा उसका कचरा किया है आप लोगों ने। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे मैंने हार्ट कराना है, बस ये, इसके बाद एक चैप्टर रह गया बस, वो लास्ट वाला चैप्टर, उसकी एम्फेसीमा, वो मैंने सारा करा देना, हाइपोक्सिया वगैरह। ठीक है। उसमें से हाइपोक्सी आता है, एम्फेसीमा पेपर में आता है। ठीक है। 80 लैक्टेसिस वगैरह, वो मैंने एक लेक्चर लगाना है, एक नहीं तो 2 लग जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब मुझे इस बात का है कि मैं आप लोगों को हार्ट अच्छा करा लूं, हालांकि मैं आधे से ज्यादा हार्ट करा चुका हूं। लेकिन क्योंकि अब बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने वो लेक्चर नहीं सही से सुने थे, तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि और कुछ नहीं ना, तो जाते जाते मैं आप लोगों का हार्ट तो सीधा करा ही दूं ना। ठीक है। तो इसलिए ना प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करके एक हार्ट अच्छा कर लो अब।
तो मुझे भी हो कि यार मैंने इन लोगों को वो जो है ना ब्लड नर्व मसल तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा सुना, 40 50 बच्चा लेक्चर में होता था, ठीक है। अब हार्ट के लिए जो है ना, अब उसके लिए अब आप लोग जो है ना, किसको चैप्टर 9 10 आता है नहीं आता, मैं एक एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे लूंगा, मैं 2 लेक्चर एक्स्ट्रा दे लूंगा आपको। चैप्टर 9 और 10 में इतना करा दूंगा कि आपको अगले चैप्टर समझ आ जाएंगे। चैप्टर 9 10 भी आप लोगों को अच्छा समझ आ जाएगा बस। तो इस तरह से ना मैं अब चाहता हूँ जाते जाते ना एक दफा, क्योंकि सर्कुलेशन एक तरीके से मैंने करानी है, ठीक है। वो सर साकिब साहब के नोट्स हैं, सिम्स के प्रोफेसर हैं, उनके बहुत अच्छे नोट्स हैं, या वो करा लूंगा या फिर गिने चुने 2 3 चैप्टर करा के उसमें क्योंकि जिनमें से यूक्यू आता है वही कराने हैं ना, ठीक है। तो बाकी स्किन और सेल भी करा ही दूंगा, ठीक है, कोई नहीं मसला, उनमें 2 3 लेक्चर लगेंगे, वो भी करा ही दूंगा, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कम से कम आप लोग हार्ट जो है ना वो उतने लेवल का समझ लो जितना मैं चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि रेस्पो हर बच्चे ने मेरे से सुनी ही नहीं, वो बस हॉस्टल जाने लग गए, तो बस उन्होंने कहा बस हम हॉस्टल जा रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, थोड़ा एहसान कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ने वाले ने हालांकि प्रोटीन का टेस्ट भी पढ़ लिया, नर्व मसल का टेस्ट भी उसने पढ़ लिया, दे भी लिया, लेकिन बाकियों ने जनाब लेक्चर मिस करके अपनी पूरी रेस्पो खराब कर ली, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, अब एक बच्चा 4 दिन बाद आता है, अचानक आके रेस्पो का लेक्चर लेता है, फिर वो कहता है सर अच्छा, सर ने तो अच्छा पढ़ाई ही नहीं रेस्पो, ठीक है। हालांकि उस बच्चे से आप पूछें जिसने सारे लेक्चर एक तरतीब से सुने हैं, ठीक है ना। और मैंने रेस्पो, हालांकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने अपना फर्स्ट ईयर में सेशन लिया ना मेडिकल ग्लोब का, उन्होंने उन्होंने तसल्ली से कराया, ब्लड तसल्ली से कराया रोजाना, मतलब हर चैप्टर के 2 दिन देते थे हर चैप्टर को, ठीक है। मैंने अलग चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा नर्व मसल के हर चैप्टर को 2 दिन देते थे सुकून से, ठीक है। कि बस एक एक वो जो 7वां 8वां था उसको उन्होंने एक एक दिन में कराया। फिर जब हार्ट आया उसको भी उन्होंने ठीक करवाया 2 3 दिन, ठीक है। 2 दिन में एक एक चैप्टर कराते थे। जब आया ना जैसी रेस्पो आई, लो जी, इधर से इस चैप्टर से 2 यूक्यू, इस चैप्टर से ये 1 यूक्यू, इस चैप्टर से 2 यूक्यू, इस चैप्टर से 1 यूक्यू, चलो और रेस्पो गई जनाब जी, ठीक है ना। 6 दिन में 7 दिन में रेस्पो करके चलो जी साइड पर, जो 6 7 चैप्टर थे खत्म कर दिए उन्होंने। मैं किस दिन से लगा हूँ रेस्पो कराने, मैं को 21 20 तारीख से तो मैं लगा हूँ रेस्पो कराने। अब आप लोगों का 5वां चैप्टर आज एंड हो रहा है और मेरा कोई 10वां 11वां लेक्चर है रेस्पो पे ऑलमोस्ट, ठीक है। कोई भी देखो, आप पहला लेक्चर देख लो, आप बेशक लेक्चर काउंट कर लो सारे रेस्पो के, कोई 10वां लेक्चर 11वां है अब, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैंने तो बड़ी तसल्ली से रेस्पो कराई, मैंने उसको स्पीड नहीं लगाई, ठीक है। और सर्कुलेशन में भी मैं यही चाह रहा हूँ कि साकिब साहब के नोट्स दो, देखो सर्कुलेशन में से ना जो लॉन्ग आता है ना वो 2 में से आता है, या शॉक आ जाता है या वो जो न्यूरो के रिफ्लेक्सेस है उनमें से आता है। बस आप पास पेपर के क्वेश्चन उठा के देख लो, सारे ही शॉक लगे हुए हैं, फलां शॉक फलां शॉक फलां शॉक फलां शॉक फलां शॉक। हमारे तो सीनियर्स ने मैं ये भी कहा था कि आप शॉक वाला चैप्टर उधर से करके बाकी बस पास पेपर्स कर लो बस। लेकिन बहरहाल मैं इसका अच्छा तरीका ये समझता हूँ कि 2 3 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जो बच्चा चाहता है कि यार मेरा यूक्यू हल हो जाए और बस मेरे एमसीक्यूज, मतलब 11 नंबर का पेपर आना है ना, तो तकरीबन 21 22 नंबर का पेपर आता है पूरे सीबीएस में से, उसमें 10 11 नंबर का हार्ट में से आता है, 10 12 नंबर के सर्कुलेशन में से आता है। मैंने आप लोगों को बाकी सब कुछ तसल्ली से करा लिया, सिर्फ जो एंड में सर्कुलेशन है वो मैं तरीके से करा लूँ, ठीक है। क्योंकि वो 10 चैप्टर तो नहीं ना कराए जा सकते, ना 10 करने होते हैं, ना करने चाहिए ना ही, ठीक है। उसमें मैंने यही सोचा कि जो बच्चा तो ये चाहता है कि मेरा यूक्यू हल हो जाए और मेरे बाकी जो एमसीक्यूज हैं, चलो 1 2 एमसीक्यूज की खैर है, वो बच्चा आराम से जो मैं नोट सेंड करूंगा साकिब साहब के, हर बच्चा वही करता है, आप लोग भी वही कीजिएगा, ठीक है। बड़ी तसल्ली से यूक्यू भी आपका हो जाएगा, एमसीक्यूज भी ऑलमोस्ट, और एक समझ के साथ आपका तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी बेशक, ठीक है ना, आप लोग हार्ड कॉपी निकलवा के, ठीक है, वो कर लीजिएगा। उसमें भी उन्होंने मेन जो उन्होंने टॉपिक एक्सप्लेन किए हुए हैं ना, जहां से यूक्यू आता है, वो उन्होंने वही किए हुए हैं, शॉक वाला और रिफ्लेक्सेस वाला, ठीक है। यही मतलब उन्होंने उनके नोट्स में भी जो उन्होंने ज्यादा मेंशन किए हुए ना चैप्टर्स, वो ये 2 ही हैं, ठीक है। क्योंकि आप पास पेपर के क्वेश्चन भी उठाओगे तो ज्यादा ही नहीं दोनों में से आया हुआ है, ठीक है। बाकी ये है कि उन्होंने इस तरह से उसको लिखा है तो बंदे को कहानी समझ भी आती है, पता भी चलता है, और मेन टॉपिक्स भी सारे कवर हो जाते हैं। तो इसलिए वो नोट्स जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड है, ठीक है। मुझे आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह हम वही नोट्स ही कर लेंगे, ठीक है। वो 30 पेजेस हैं, 30 पेजेस बहुत होते हैं, ठीक है ना। आपको वो पूरा टॉपिक जो है ना सर्कुलेशन का, हाँ, मतलब अच्छा समझ आ जाता है, क्लियर हो जाता है। अब एक दूसरा तरीका ये है कि मैं आप लोगों को क्यों ना वो कंप्लीट चैप्टर्स ही करा दूं, ठीक है ना, गाइडन से ही वो कंप्लीट चैप्टर ही करा दूं। उसमें भी ये है कि आप लोगों के वो पास पेपर के मोस्टली एमसीक्यू वगैरह कवर हो जाएंगे, ठीक है।
स्किन टेम्परेचर भी मैं कराऊंगा, वो मैं आराम से गाइडेंस से कराऊंगा। सेल में भी जो कुछ कराना होता है सब कुछ कराऊंगा। चैप्टर 4 आराम से करा लूंगा, एक पूरा लेक्चर दे लूंगा चैप्टर 4 को, जिसमें वो सारा सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट और ये वो, ठीक है। और तो मतलब ये है कि सेल और सेल फिजियोलॉजी भी सही करा लूंगा, स्किन टेम्परेचर वाली भी सही करा लूंगा, रेस्पो तो मैंने कराई तसल्ली से दी है, ठीक है। पीछे हार्ट तसल्ली से कराऊंगा, ठीक। तसल्ली का मतलब ये है कि देखो वो तो जो मैंने कराया था वो तो आप लोगों को पता है, चैप्टर 9-10 मैंने जैसे कराया था आप लोगों को, हर हर पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मुझे ये है कि चैप्टर 9-10 जिन्होंने नहीं सुना, वो चैप्टर 13 और 11 को समझ नहीं आएंगे, वो कहेंगे हो क्या रहा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ना चैप्टर 9 और 10 के 2 एडिशनल लेक्चर दूं, ठीक है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले नहीं सुना, ठीक है। 2 एडिशनल लेक्चर का मतलब ये है कि मेरे भाई एक्स्ट्रा टाइम में, मैं अपने लेक्चर के टाइम में नहीं दूंगा, सॉरी, ये काम नहीं होगा। आप लोग जो हो ना एक्स्ट्रा टाइम के अंदर 2 लेक्चर लोगे, उसमें आपको चैप्टर 9 एक में समझ आएगा, एक में चैप्टर 10 समझ आएगा, ठीक है। उससे ये होगा कि हम चैप्टर 11 और 13 12 नहीं करना होता, वो वेक्टर 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 वो हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। आपके आप यूएचएस का सिलेबस उठाओ, उसमें है ही नहीं, उसमें से कुछ भी नहीं आता। इवन 11 भी नहीं है, 11 में भी कुछ नहीं आता। वो लीड्स वगैरह जो है ना, वो आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसमें सिर्फ आपने ईसीजी को समझना है, ईसीजी क्या है क्या नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी देख लूंगा, अगर कोई बात इंपॉर्टेंट होगी मैं वो भी करा दूंगा। मेन मतलब कहने का ये है कि मेन जो चैप्टर 13 है जहाँ से यूक्यू आता है, हार्ड का एक यूक्यू आना है वो चैप्टर 9 में से या चैप्टर 13 में से, बस। इसके अलावा चैप्टर 10 से भी मन नहीं आता, नहीं आता ना, मैं बता रहा हूँ नहीं आता, ठीक है। या 9 में से आना है भाई, 9 के क्वेश्चन देखो ना, कार्डिक साइकिल और कैसे कैसा मतलब प्यारा क्वेश्चन है। चैप्टर 13 कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो कैसा अजीम शान चैप्टर है। एरिथमिया एरिथमिया ब्लॉक और ये वो, इसमें इतनी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और मतलब यूक्यू यूक्यू हर, और ये ना सिर्फ यूक्यू बल्कि वो समझ लो कि एंड है, ठीक है ना, हार्ट का एंड हो जाना उधर वो। लेकिन समझ उसको आना है जिसको पीछे समझ होना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि साइनस नोड में ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, उधर वो फलां ब्लॉकेज हो गया, वो नर्व ट्रांसमिशन समझ होगी तो समझ आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूं, ठीक है, उन बच्चों की खातिर जिन्होंने पहले नहीं सुना। चलो यार नहीं लेक्चर सुना, अब मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ लेक्चर, ठीक है। एक्स्ट्रा लेक्चर किसी भी टाइम पे, जिस टाइम आप लोग कहेंगे, कहेंगे तो किसी रात का कोई टाइम बना लेंगे, ठीक है। कहेंगे तो कोई उसका नाम क्या है, कोई एक्स्ट्रा, अगर कोई भी टाइम ना मैनेज हो सका तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं 2 के दिन अपनी रेगुलर क्लास मतलब वो लेक्चर फिर रिपीट कर लूँ, फिर यही हो सकता है। फिर उसमें ये है कि बाकी बच्चों को भी रिवाइज़ हो जाएगा, अगर वो लेक्चर सुनना चाहेंगे तो। तो बहरहाल ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका हार्ट अच्छा कराऊँ, ठीक है? हार्ट के अंदर अब आर्ट एटलीस्ट हार्ट सबको अच्छा आता हो, ठीक है? समझ आ गई बात? इंशाल्लाह बाकी सर्कुलेशन की भी फ़िक्र ना करें। उसका आप लोग जिस तरह से कहेंगे, नोट्स कहेंगे, मैं नोट्स सेंड करूँगा ना, नोट्स कहेंगे तो नोट्स कर लेंगे। मैं तो सर गारंटी के साथ कह रहा हूँ इमन, भाई सर साकिब के नोट्स दुनिया पढ़ती है, सर साकिब के नोट्स है। वो बहुत मतलब पेपर सेटर हैं आपके यूएचएस के, पेपर बनाते ही वो हैं, ठीक है? बाकी ये है कि वो इतने वो बड़े प्रोफेसर हैं, उनके तो सारे वही नोट्स पढ़ते हैं। क्योंकि वो 10 चैप्टर गार्टन कौन पढ़ता है भाई? ठीक है ना? मैंने इवन मैंने भी नहीं पढ़े हुए, ठीक है? जो सच है, ठीक है? मैंने वो चॉक वाला चैप्टर और ठीक है ना? और बाकी वो नोट्स ही पढ़े थे और बाकी पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं में से आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन बहरहाल अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लोग वो नोट्स करके, ठीक है? या तो नोट्स करके पास पेपर क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर उसका नाम क्या है, क्योंकि उसी में से यूक्यू आना है ना, या फिर हम लोग ये कर लेंगे कि वो जो 2 चैप्टर हैं, वो हम पूरे ही कर लेंगे, ठीक है? ताकि एटलीस्ट जो है ना उन, क्योंकि उन दोनों में से ही तो मोस्टली यूक्यू आता है, तो आप लोगों के बेहतरीन तरह से कवर हो जाएँगे। तो ये फिर आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है? और बाकी ये है कि स्किन और टेम्परेचर वाला भी जो चैप्टर है, वो भी चैप्टर 74 वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आराम से कराऊँगा। मसला है, फिर तो नहीं ना, फिर तो मैं अच्छा टीचर हूँ ही नहीं, फिर तो मेरे सेशन का मकसद ही क्या हुआ? फिर तो बिल्कुल भी ना, मैंने तो फिर बच्चे को क्लियर ही कुछ नहीं कराया। इसलिए ना मैं एक्स्ट्रा लेक्चर भी देने को तैयार हूँ, ठीक है? लेकिन ये आप लोग हार्ड बेहतरीन कर लें, ठीक है? चलें जी। आज फिर जो है ना थोड़ी-सी ये बातें करनी ज़रूरी थी, क्योंकि ग्रुप के अंदर मैं देख रहा होता हूँ, मैं अगर मैसेज कर दूँ तो बच्चे ऑनलाइन भी हों तो ना वो ग्रुप का मैसेज देखते हैं, ठीक है? या फिर वो रिस्पॉन्ड करना तो बिल्कुल दूर की बात रह गई है। यहाँ पे फिर भी 17-18 बच्चे लेक्चर में मौजूद हो जाते हैं। वहाँ पे तो इवन
1 2 3 ने जवाब देना होता है, ठीक है? तो वो आप लोग अपने अपने माहौल में आप लोग ठीक हो, ठीक है? लेकिन ये है कि जो जिसने आपके सुन के करना है, वो सोच रहा होता है कि यार मैं अब उसमें क्या फैसला करूँ मुझे बताओ? अगला बंदा आके बताए मुझे, मैं फिर उस हिसाब से चलूँ। मैं अब यहाँ पे जो किसको पढ़ा रहा हूँ? अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों ने आके मुझे बताएँगे तो मैं उस हिसाब से अपनी तरतीब बना के उस हिसाब से चल लूँगा, ठीक है? तो 2-3 बच्चों के अलावा ऊपर आके बताते ही नहीं है और इवन ये भी नहीं बताते कि सर यहाँ पे मसला है, तो इसको आप ऐसे कर लें। ठीक है? या इसको इस तरह से कर लें। कोई बंदा कुछ बता ही नहीं रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहीं क्लासेस ले के इतना थक गए होते हैं कि वो शाम के टाइम पे फिलहाल कहते हैं कि यार हमसे नहीं सुना जाता, ठीक है ना? तो इस तरह का मुझे तो लग रहा है, ठीक है ना? तो बहरहाल जो भी सूरत-ए-हाल है मैंने आप लोगों के सामने अपना अगले जो 15-20 दिन का हमारा सेशन है, ठीक है? या जितने भी दिन का है, ठीक है? उसमें अब कैसे चलना है वो मुझे आप लोग बता दें, ठीक है? ख़ासकर ये हार्ड का ज़रूर बता दें ताकि मुझे तसल्ली हो कि यार मैंने हार्ड अच्छा कराया, ठीक है? और इवन स्किन टेम्परेचर वाले में भी भई देखें, एक चैप्टर में से जब 4.5 या 5 साढ़े 5 नंबर का पेपर आता है, तो लोग उस चैप्टर को क्यों मज़ाक लेते हैं? मतलब देखो ना ब्लड के 18 नंबर का ब्लड है, ऐसे ही है, तो उसको कितना ब्लड लगाया होता है। 5 चैप्टर है ना, तो 5 चैप्टर को अगर आप इक्वल वेटेज भी दो, तो 5 चैप्टर्स का मतलब है टोटल 4.5 नंबर का एक चैप्टर बना। तो वो जो स्किन टेम्परेचर है उसमें से 5.5 नंबर का पेपर आना है, तो वो लोग गाइडेंस से क्यों नहीं करते, फिरदौस से क्यों करते हैं? कोई अक्ल का कोई तकाज़ा, कोई अकल का तकाज़ा। फिर आपका सेल और उसका नाम का सेल में से 8.5 नंबर का पेपर आना है। चलो ठीक है, सेल का ये है कि चलो क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते ही ऐसा बंदे को एफएससी में ही आता होता है। लेकिन फिर भी ठीक है ना, उधर सर्कुलेशन 11 नंबर का है, उसके 10 चैप्टर पढ़ने को तैयार है, इधर सेल को देखने को तैयार नहीं। तो मतलब यार ये है कि बाकी सारे टॉपिक अच्छे कर लो, सर्कुलेशन को तरीके से कर लो। बाकी ये है कि अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहता है या फिर वो बहुत हाई प्रिपरेशन वो करे, बेशक करे। अगर उसके बाकी टॉपिक्स प्रिपेयर हैं, पहले अपनी एनाटॉमी कर ले बेहतरीन, ठीक है? एनाटॉमी को इतना कर ले कि उसको थोड़ी-सी हो जाए तसल्ली, फिर बेशक वो सर्कुलेशन में गायटन में घुस जाए, ठीक है? लेकिन ये उससे पहले सर्कुलेशन के गायटन में घुसने का फ़ायदा ही नहीं है। उससे पहले तक यही है कि आप बाकी टॉपिक्स पहले कवर करो, ठीक है? फिर बेशक सर्कुलेशन की भी गायटन में घुसो। ठीक है? बजाय ये कि सर्कुलेशन के 10 चैप्टर जितनी देर में बाकी सारी फिज़िक्स तैयार हो जानी थी, उतनी देर में आप सर्कुलेशन को गाइटन में घुस गए हो, बस फिर आप तो गए आप लोग, ठीक है? फिर वो एक तो इतना वही बच्चा करे जो रख सकता है उतना, ठीक है ना? जो उतना टाइम देता है, नहीं तो सर्कुलेशन को खली-बली, ठीक है? ये लफ्ज़ हमारे उस्ताद बोलते थे, ठीक है ना? वो जो मेडिकल लॉ में जो हमें पढ़ाते थे, ठीक है ना? तो ये बात है, समझ आ गई बात थोड़ी-सी तरतीब ज़हन में बनी है कि भाई बाकी सारा देखें ना मेजर्स देखें, स्किन टेम्परेचर को डन करें, उधर से सेल को डन करें, तसल्ली के साथ डन करें, ठीक है? हाँ, अब देख लें कि यार अब मेरी एनाटॉमी भी काफ़ी हद तक कवर है, ठीक है? बायोकेमिस्ट्री भी ठीक है, चलो यार फिज़ियो में अब फिर एक काम करता हूँ, कॉन्सेप्ट बनाता हूँ अपनी, डिस्टिंक्शन जो है ना के नज़दीक जाता हूँ या जो भी है यार अपने कॉन्सेप्ट के लिए ही पढ़ना है ना, बेशक जितने मर्ज़ी चैप्टर करते जाओ। अब वो 10 के 10 चाहे गाइडेंस से पढ़ लो, कोई मसले की बात नहीं। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने पढ़े भी होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक तरतीब है। पहले अब आप लोग गाइटन में अगर उस सर्कुलेशन में घुस गए तो फिर ये है ना फिर आप लोग गलती करेंगे। पहले पिछली चीज़ें तो डन करें जहाँ से आप लोगों ने प्रॉफ देना है। जो मेन प्रॉफ का है, ठीक है ना? वो तो अब आप 10 चैप्टरों में घुस भी जाएँ समझ लें, तो फिर क्या होगा? प्रॉफ के 2 दिन में तो वो नहीं पढ़े जाने। ठीक है? तो इसलिए उसमें आप तब भी जा सकते हो अगर आपका बाकी चीज़ें डन हैं तो। ठीक है? और मुझे भी बताइएगा कि आप मेरे से क्या चाह रहे हैं सर्कुलेशन के हवाले से? क्योंकि मेरे ज़हन में यही प्लानिंग है कि मैं बाकी चीज़ें डन करा के उसमें से वो नोट्स बड़े बेहतरीन हैं, इंशाल्लाह तसल्ली से कराऊँगा, ठीक है? चलें जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बायोकेम सेशन तो बड़ा सुकून वाला जा रहा है, ठीक है ना? उसका तो इतना मसला ही नहीं है। थोड़ा-सा सिलेबस होता है उसका, वो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा आराम से कर लेता है। हाँ जी, पीरियोडिक ब्रीथिंग इसको थोड़ा अच्छा समझ लें, ठीक है? इसमें क्या सीन क्या चल रहा है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए इसमें होता क्या है पर्सन ब्रीथ डीपली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल, ठीक है? एंड देन ब्रीथ स्लाइटली और नॉट एट ऑल फॉर एडिशनल इंटरवल। थोड़ी देर के लिए बंदा सांस लेता है और फिर उसके बाद सांस लेता ही कोई नहीं है। ये होता है पीरियोडिक ब्रीथिंग कि थोड़ी देर सांस ली, ये देखें, ये अब सांस ले रहा है, ये देखें, ये सांस ले रहा है, फिर कोई ब्रीथिंग नहीं। फिर सांस लेता है, फिर कोई ब्रीथिंग नहीं।
तो ये इसके अंदर पीरियोडिक ब्रीदिंग के अंदर ये सीन करता है। अब इसकी जरा कहानी सुने, इसमें क्या होता क्या है। इसमें ना बेसिकली होता कि ये देखें, पहले वो क्या करता है, पहले वो अवर ब्रीथ करता है, पहले वो क्या करता है, अवर ब्रीदिंग करता है। अच्छा अच्छा, अब बड़ी मजेदार सी कहानी है यार, बहुत मजेदार चीजें हैं, ठीक है ना, बस सुनते जाएं, कहानी सुनते जाएं। क्या होता है, पहले वो ओवर ब्रीथ करता है, मतलब ये कि बड़ा ज्यादा सारी ब्लो ऑफ, मतलब ज्यादा जोर लगा के पहले वो सांस लेता है। उसमें वो करता क्या है, अपनी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो ऑफ यानी कि निकाल देता है। ऑब्वियसली जब आप ज्यादा सांस लेते हो तो आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, ऑक्सीजन अंदर लेते हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सारी निकाल लेता है और ऑक्सीजन ज्यादा सारी अंदर ले लेता है, ठीक है, मतलब ये उसने काम किया। अच्छा, अब खुद सोचो, अब ज्यादा सारी जिसने कार्बन निकाली है, अब ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। ब्रेन को सिग्नल जाना चाहिए ना कि यार कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है, तो तुम अपनी वेंटिलेशन लो करो, जो तुम ओवर ब्रीदिंग करा रहे हो, हैं, क्योंकि ओवर ब्रीदिंग का सिग्नल भी तो ब्रेन से ही आया ना, ठीक है। तो अच्छा, अब कहानी ये होती है कि ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन इट टेक्स सेवरल सेकंड्स बिफोर, लेकिन ये चीज लेती है सेवरल सेकंड्स, मतलब कुछ देर बाद ब्लड जाता है। उसकी क्या वजह है, उसकी ये वजह है, long delay occurs between flow of for transport of blood from lungs to the brain। लंग्स से जो मैसेज जाना होता है ना ब्रेन की तरफ, लंग्स से जो मैसेज जाना है, ठीक है, वो जो मतलब ये कि वो जो अवर ब्रीदिंग हुई जिस नतीजे में आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कम हो गया और आपका ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब ये सिग्नल तो जाना चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेन को, मैंने आपको सारी बातें बताई हुई है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो हुआ तो उसने मैसेज क्या भेजना होता है ब्रेन को, उसने मैसेज भेजना होता है कि भाई कि बहुत ज्यादा कार्बन निकल गई है, मेरा प्रेशर लो हो गया है, तुम थोड़ा सा रिस्पिरेशन को थोड़ा होला करो, थोड़ा आहिस्ता करो। अगर कार्बन का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो फिर वो क्या कराता है, फिर वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि यार रिस्पिरेशन तेज करो, मेरा लेवल ज्यादा है, मुझे बाहर निकालो, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो अब इस सूरत हाल में जरूरी तो ये था कि उसका नाम क्या है, कि आपकी जो है ना, यार क्या कर रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या हो, कि वो जनाबे वाला वो इनहिबिट करे वेंटिलेशन को, ऐसा ही है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि आपने बहुत जोर से ओवर ब्रीथ किया है, ठीक है, होना ये चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि क्योंकि वो लॉन्ग डिले आता है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आपको कार्डियक फेलियर वगैरह का मसला होता है इस तरह के पेशेंट्स को, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो होता है। कार्डियक फेलियर है ना, ब्लड जो है ना वो उस तरह से पंप ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ब्लड का फ्लो क्या है, स्लो है, ब्लड फ्लो स्लो है, इसलिए डिले है ट्रांसपोर्ट का, यानी कि जो मैसेज जाना था यार ब्लड के जरिए जाना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ने, कार्बन ने गोलादा को कश्ती लगाई हुई है, ऑब्वियसली उसने ब्लड में घो के जाना है, तो ब्लड का फ्लो अब स्लो है। अब उस बंदे ने ओवर ब्रीथ किया, कार्बन का प्रेशर लो हो गया, ब्लड जाए थक्कर थक्कर तरीके से जाए, आपका हार्ट ही फेल है, हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर रहा, उसकी वजह से ये है कि वो जो मैसेज का ब्रेन तक जाना था ना, वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा डिले का शिकार हुआ, ठीक है। अच्छा जी, चलो ठीक है जी। अच्छा, इस टाइम तक बंदा जो था वो ओवर वेंटिलेटेड कर बैठा है, अभी तक ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा कि यार वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो है। इधर से ये बंदा क्या, ये ओवर वेंटिलेट कर चुका है, मतलब ये कि इसने बहुत अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लो कर लिया, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कर लिया, और ब्रेन शेन को अभी तक पता ही कोई नहीं। चलो जी, अच्छा चलें जी, कर अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि ब्लड का फ्लो भी थोड़ा सा स्लो है, ऐसे ही है ना, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब ब्लड का फ्लो स्लो होता है तो टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यूज जो है ना, ठीक है ना, तो बहरहाल अब जनाबे वाला यानी कि ब्लड जो है वो अब जनाबे वाला पर्सन जब ओवर वेंटिलेटेड हो चुका है, यानी कि वो ज्यादा ऑक्सीजन ले चुका है, यानी कि ब्रीदिंग वो बड़ी जोर से कर रहा है, और जबकि अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को काफी लो कर चुका है और अपनी ऑक्सीजन को काफी ज्यादा कर चुका हुआ है, ठीक है, और ब्रेन को अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि ब्लड स्लो है। अब मैंने 2-3 दफा तो अभी कह दिया एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा जी, कहानी पता चल गई। अच्छा, अब जनाबे वाला, अब ये तो थी पहली गलती। पहली गलती क्या थी कि यार एक तो ओवर ब्रीदिंग की तो सिग्नल फौरन जाना चाहिए था, ऐसे ही था ना, लेकिन पहली गलती ये हुई कि आपका आपका जो है ना वो ब्लड ही स्लो गया है। पहला मसला है ना ये, पहला मसला। अच्छा जी, बहरहाल अब क्या होता है कि जब ये वाला ब्लड सेंटर के पास पहुंचता है ना, ठीक है, जब ये फाइनली रीच करता है ना रेस्पिरेटरी सेंटर तक, फिर क्या होता है, सेंटर बिकम्स डिप्रेस्ड टू एन एक्सेसिव अमाउंट। फिर वो सेंटर जो है ना, ठीक है, फिर जब उस तक ब्लड पहुंचता है तो वो आगे से क्या करता है, वो शादी डिप्रेस कर देता है। देखो मेरी बात सुनो, वैसे क्या होना था, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जैसे ही कम होता है,
जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है, उसने क्या करना होता है, ठीक है? उसने वैसे भी थोड़ा ब्रीथिंग को हौला कराना होता है। वो तो मैंने आपको बताया ना कि उसने हौला कराना होता है। क्योंकि जब कार्बन का प्रेशर ज़्यादा हो तो उसने वेंटिलेशन तेज़ करनी होती है, ठीक है? वेंटिलेशन तेज़ ताकि कार्बन बाहर निकले। अगर कार्बन का प्रेशर कम हो तो उसने क्या कराना होता है? उसने वेंटिलेशन को थोड़ा स्लो करना होता है कि भाई क्या हो गया तुझे? ठीक है? यानी कि मेन रेगुलेटर कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन अब इस केस में उसने करना तो था स्लो, ब्लड अब पहुँच गया, अब उसने ऑब्वियसली अब वेंटिलेशन लो करनी थी। लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा ही डिप्रेस कर देता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही डिप्रेस कर देता है। बात समझ आई? अब जब यहाँ उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही डिप्रेस कर दिया तो क्या होता है? अपोज़िट साइकिल होता है। अपोज़िट साइकिल का क्या मतलब? अपोज़िट साइकिल का मतलब ये है वो जब ब्लड फिर क्या करता है? अब उसने पीछे डिप्रेस कर दिया ना, ठीक है? वो नर्व सिग्नल जाएँगे, वो कहेंगे चल बिल्कुल हर चीज़ रिलैक्स कर दो, कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं, कोई कुछ नहीं। और जनाबे वाला हर चीज़ बैठ जाएगी और जनाबे वाला वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बैठ जाएगी। मतलब बात समझ आई ना कि उसने एक्सेसिव डिप्रेस कर दिया। मतलब ये कि अब वो उसने काम बंद कर दिया है। अब क्या है, वो आपकी कोई वो इंस्पिरेशन, कोई ब्रीथिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट रुक गई है। ठीक है? उसने एक्सेसिव ही डिप्रेस कर दी है। ठीक है? मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड ने जितने कहा था कि यार ये थोड़ी ब्रीथिंग कम करो, उसने ज़्यादा ही बंद कर दी। इतनी बंद कर दी है कि वो बंदा बेचारा ये देखो, बिल्कुल ही उसकी यानी कि जो हमने कहा था ना कि वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, तो बिल्कुल ही वो नॉट एट ऑल वो पहले अच्छा खासा वो ब्रीथ कर रहा था, ठीक है? अब वो बिल्कुल नहीं ब्रीथ करेगा क्योंकि वो एक्सेसिव जो है ना उसने रिस्पॉन्ड ही बड़ा एक्सेसिव किया। तो ये है जी इसकी कहानी, ठीक है? उसकी मैंने एक वजह तो आपको इस तरह से बता दी कि ये ब्लड का फ्लो डिक्रीज़ होता है जिसकी वजह से उसको मैसिव लेट पहुँचता है। एक और सीन भी है, वो क्या है? उसमें आपका जो ब्रेन है ना, वो ही डैमेज हो गया होता है। ब्रेन डैमेज हुआ होता है, ठीक है? उससे क्या होता है कि उसका नाम क्या है? ब्रेन होता है डैमेज, ठीक है? उससे होता क्या है? होता इस तरह से डैमेज है कि वैसे अगर सपोज़ आपका 2 से 3 फ़ोल्ड इसका नाम क्या है? अगर आपका उम, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 3 गुना बढ़े ना, 3 गुना बढ़े, तो वो 2 से 3 फ़ोल्ड वेंटिलेशन इंक्रीज़ करता है। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो वेंटिलेशन इंक्रीज़ होती है ना। लेकिन अगर ये बताना ये चाह रहा हूँ कि डैमेज इस तरह से रेस्पिरेटरी सेंटर को आता है कि ये बावला हो जाता है। बावला किस तरह से हो जाता है कि वैसे आम तौर पर तो 3 अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा है तो इसने 2 से 3 फोल्ड इसने वेंटिलेशन इंक्रीज़ करनी होती है। लेकिन इस केस में अब ये क्या करता है कि इसको जब पता चलता है ना कि 3 एमएमएचजी प्रेशर बढ़ा है, तो ये 10 से 20 गुना वेंटिलेशन बढ़ा देता है। ये इसके साथ होता है। एक केस तो ये था ना कि इसके अंदर क्या हुआ था कि उसको मैसी लेट जाता है, ठीक है? वो बहुत ही वेंटिलेशन हो गई होती है, जिससे जब उसके पास मैसेज आता है, तो वो जनाब वाला ठीक है ना, वो फिर क्या करता है, वो बिल्कुल ही क्योंकि वो जो उसके पास जाता है ब्लड, वो होते ही ओवर वेंटिलेटेड है, क्योंकि उस बंदे ने इतना ज़्यादा ओवर ब्रीथ किया होता है, ठीक है ना? ये तो वो ब्लड जाए अब मेरी बात सुनो ना मेरे कहने ब्लड ने इतना ओवर ब्रीथ कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर काफ़ी लो कर दिया उसने, ठीक है? और ऑक्सीजन का प्रेशर उसने काफ़ी ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी प्रेशर जब एट द एंड उसका पहुँचता है, वो देखता है, हैं! ये तो तबाही फिरी पड़ी है। वो इतना डिप्रेस उसको कर देता है, इस अपने ठीक है? कि ब्रीथिंग ऑलमोस्ट रुक जाती है। ये था पहला केस, ये एक केस है। ये एक और केस, ये अब पढ़ा रहा हूँ, ये दूसरा केस है। इसमें अब क्या हुआ है? इसके अंदर कहानी ये हुई है, ठीक है ना? कि 1 मिनट, कितने मिनट पे शुरू किया था मैंने? 54 मिनट पे और 4 मिनट रह गए हैं। बस इंशाल्लाह ये 4 मिनट में ना आप लोगों का ये कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मीटिंग में थोड़ा-सा और पढ़ेंगे। ठीक है? 9 बजे तक आप लोगों को छुट्टी कर दूँ, ठीक है? अच्छा, इस केस में क्या इसमें ब्रेन डैमेज हुआ है इतना कि वो नेगेटिव फीडबैक गेन बहुत ज़्यादा हो गया। नेगेटिव फीडबैक गेन का क्या मतलब है? देखो, पहले ये होता था कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई तो उसने उसको कहना होता था यार वेंटिलेशन ज़्यादा कर दो। उसने 2 से 3 गुना वेंटिलेशन तेज़ कर दी। अब वो ये नेगेटिव फीडबैक है ना कि कार्बन ज़्यादा हुई तो वो उसको सिग्नल भेजता है, ठीक है? नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए उसको सिग्नल भेजता है कि यार नेगेटिव फीडबैक क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो वेंटिलेशन क्या करता है? वो वेंटिलेशन तेज़ करा के अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को लो करा लेता है। नेगेटिव फीडबैक है ना कि एक चीज़ बढ़े तो वो इन द एंड ऐसा रिस्पॉन्स हो कि उसके नतीजे में उसको कम कर दिया जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो वो क्या करती है? वो नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए से अपना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सपायरेशन करा के ज़्यादा वो करा के तो अपना वो क्या करता है? अपना वो कार्बन डाइऑक्साइड लो कर लेता है, ठीक है? ल तो ये तो बात है कि यानी कि लेकिन ये है कि गेन इंक्रीज़ नेगेटिव फीडबैक गेन ज़्यादा है, गेन ज़्यादा यानी कि वो
वही 3 mmHg का जो प्रेशर है वो क्या करता है, वो ब्रेन जो है आपका वो 10 से 20 गुना उसको वेंटिलेशन को तेज कर देता है। बात समझ आ गई? बावला होने की मतलब समझ आ गई? तो ये होता है, ठीक है ना, कि डैमेज हुआ था रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन को, डैमेज आफ्टर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब इसकी वजह से होता है, बात समझ आ गई आप लोगों को? कि यानी कि जैसे उसको सिग्नल आता है ना कि कार्बन लो है, वो पागलों की तरह मतलब उसको सिग्नल आता है कार्बन लो है, ठीक है, तो क्या करता है, बहुत ज्यादा कार्बन लो का मतलब लो आती है तो वो फौरी तौर पर इतना वो रिस्पॉन्ड कर देता है पागलों की तरह, इतना वो कर देता है कि बिल्कुल ही रिस्पिरेशन रोक देता है, ठीक है, कहता है 10 से 20 गुना, यानी कि ऑलमोस्ट वो बहुत ज्यादा यानी कि कर देता है। जैसे फिर क्या होता है, अब बिल्कुल रोक दी ना, अब जब उसने बिल्कुल रोक दी उससे क्या होता है, अब बिल्कुल रोक दी तो मेरे भाई फिर क्या होगा, अब उसने रिस्पिरेशन तो रोक दी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो हो रही है ना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी हुई, तो उसने पागलों की तरह बिल्कुल रोक दी। अब उसने तो रोक दी है लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना बंद हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब क्या होता है, उसके रोकने से यानी कि अब निकल नहीं रही कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना ज्यादा शुरू हो जाती है, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जब उसके पास पहुंचता है कि यार कंजम्पशन बढ़ गई है, अब वो पागलों की तरह फिर क्या करता है, फिर पागलों की तरह इंतहाई तेज कर देता है, इंतहाई तेज कर देता है, कार्बन निकालो निकालो निकालो। मतलब अभी थोड़ा 2 मेहमान थोड़े से अभी आए थे लोग, अभी थोड़ी सी कार्बन आई थी, क्या था, निकालो निकालो, 10-20 गुना उसको निकालना शुरू कर देता है, वेंटिलेशन इतनी बढ़ा देता है कि यार बस निकालो निकालो निकालो, यानी कि अचानक उसको तेज कर देता है, फिर इतनी निकाल देता है कि कार्बन लो हो जाती है। फिर वो उसको पास सिग्नल आता है कि कार्बन बहुत लो हो गई है, फिर पागलों की तरह उसको बिल्कुल बंद कर देता है। यानी कि यहाँ पे मसला इसका अपना है कि एवे ठीक है डैमेज हुआ पड़ा है, फीडबैक गेन ही बहुत ज्यादा देता है। बात अब मेरे ख्याल से अच्छी समझ आ गई होगी कि इसमें ये मसला है। उधर तो ये है कि वो मैसेज जाना वाला बड़ा वो और तरह से ले, यहाँ पे और मसला है, ठीक है, बात समझ आ गई दोनों की कि दोनों में क्या हो क्या रहा है, ठीक है, मुझे उम्मीद है अच्छी समझ आ गई होगी, ठीक है। ये देख रहे हैं, डैमेज often turns off the respiratory drive entirely for few seconds, then an extra intense drive, ठीक है, यानी कि एक मोमेंट पर वो बिल्कुल बंद कर देता है, ठीक है, एक मोमेंट पर अचानक वो बहुत तेज कर देता है। तो ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को ना अच्छी समझ आई होगी। यहाँ से अल्लाह करे 1 मिनट बस रुक जा, अभी बंद ना हुई। ये देखें, ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई, ठीक है, उसके बाद न्यूरॉन डिले है, ये डिले है, ठीक है, कि इसके पास वो डिले होके जाती है। ये बात डिले समझ रहे हैं कि लंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर समझ लो बढ़ा है ना, तो वो उसके पास जाते जाते टाइम लगाता है, फिर ये क्या करता है, फिर ये वेंटिलेशन को तेज कर देता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाओ। फिर क्या होता है, फिर वो इतनी बढ़ा देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाती है, फिर ये इसके पास आते आते टाइम लगाता है, ठीक है, जब आ जाता है तो फिर ये उसको फौरी तौर पर रोक देता है, बंद कर देता है। तो ये बात समझ आई इन दोनों की कि दोनों को रिलेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि डिले आ रहा है, डिले आ रहा है, ठीक है, डिले की वजह से क्या होता है, जैसे उसके बाद सिग्नल आता है फिर वो एक्सेसिव करके बिल्कुल उसको हाई कर देता है, फिर जैसी कार्बन लो होती है वो सिग्नल जब उसके बाद डिले होके आता है फिर वो बिल्कुल बंद कर देता है। तो ये है जी कहानी। मुझे मेरा बड़ी अच्छी बड़ी मजेदार सी थी, मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा था, ठीक है ना। स्लीप एपनिया भी अच्छा समझ आ गया था ना, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है जी, उसके अंदर से हवा गुजरी है, स्नॉटिंग पैदा हो रही है, ठीक है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक साइलेंट पीरियड आ जाता है, ठीक है। तो बड़ी मजेदार सी कहानी है वो भी, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्या हुआ? तो ये थे जी आप लोगों के। अच्छा, नॉर्मली ये काम जो है ना ये डैम्प हो जाता है, लेकिन इस केस में ये डैम्प नहीं होता, इन दोनों केसेस में, ठीक है। नॉर्मली आमतौर पर डैम्प हो जाता है लेकिन इन केसेस में वो डैम्पिंग नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि ये 2 केसेस होते हैं, ये 2 मसले होते हैं। इसमें कार्डिक वाला मसला होता है और उसके अंदर ब्रेन आपका डैमेज होता है। बल्कि बड़ा आसान नहीं होगा कि इसमें दिल खराब है, उसमें दिमाग खराब है। ये अब बेहतरीन हो गया। ये अक्सर औकात पढ़ाते-पढ़ाते बंदे को इस तरह की चीज़ें याद आती हैं, ठीक है। कभी-कभी बंदे को लेक्चर से पहले ही बंदे को पता होता है कि इस तरह की बातें बतानी है, ठीक है। तो ये मामला है, समझ आ गया कि डैम्पिंग हो रही है। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक याद रहेगा, रहेगा याद, और ये पूछा भी जाता है, इवन यूके भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ना कि ब्रेन डैमेज हो रहा है और उसमें ये और पीरियोडिक ब्रीदिंग, कभी सांस आ रहा है कभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये पेज बड़ा अच्छा कर लेना। क्या हो गया, अब आज तो मीटिंग बंद ही नहीं हो रही। हाँ मुझे लगता है कि 2 एक मिनट थे, ठीक है। चलें जी,